फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन आंसर की क्लास है आपकी। और क्वेश्चन आंसर में जो है आपका 14 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो थे मैंने उनको आपको अतिलघुरात्मक जो क्वेश्चंस थे वहाँ तक करने के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक हैं वो आपको क्वेश्चंस जो हैं सारे करने हैं, सेल्फ करने हैं ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर तो मिल गए होंगे, इतने कुछ हार्ड नहीं है इनके आंसर। ठीक है, तो ये आप अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये आपको जो है सबके आंसर जो है मिल गए होंगे और याद भी हो गए होंगे आपको। ठीक है, तो आपका जो पहला आगे लघुत्रात्मक क्वेश्चन रहता है, अगर लघुत्रात्मक क्वेश्चन जो है आपका 16 क्वेश्चन नंबर 16, जनसंख्या संरचना से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसमें आपको जनसंख्या संरचना की जो है डेफिनेशन लिखनी है और वो आपको इसमें दे रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिंगानुपात को परिभाषित करते हुए इसका महत्व बताइए। तो आपको पहले लिंगानुपात के बारे में लिखना है यहाँ पर। पहले तो आपको ये पूरा जो ये वाला चीज़ है लिंगानुपात लिखना है। ठीक है, लिंगानुपात के बाद में ये वैसे क्या पूछा, लिंगानुपात और परिभाषित करते हुए इसका महत्व बताइए। परिभाषित तो आपको कर ही देना है, इसके साथ में इसका जो महत्व रहेगा कि लिंगानुपात जो है आवश्यक क्यों है, इसका महत्व जो है क्यों है, इसका महत्व लिंगानुपात का। तो लिंगानुपात का महत्व इसलिए है लिंगानुपात को सिर्फ आपको इतना ही करना है, इसमें ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपको डेफिनेशन तो दे रखी है कि जनसंख्या में स्त्री पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। आपको जब भी डेफिनेशन पूछी जाती है लिंगानुपात या किसी की भी, तब आप तो इसमें है ना सिर्फ ये नहीं आएगा कि स्त्री पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। असली जो डेफिनेशन है इसकी असली डेफिनेशन है लिंगानुपात की, इसमें प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है, इसे कहते हैं लिंगानुपात। ये होता है आपका कंप्लीट आंसर लिंगानुपात की परिभाषा का। ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं है कि स्त्री पुरुष की संख्या का अनुपात, सिर्फ इतना सा लिंगानुपात की जो है परिभाषा नहीं रहती है, आपको पूरा लिखना है। फिर इसका महत्व जो है वह अर्थव्यवस्था समाज के विकास में जो है इसका महत्व है। स्त्री पुरुषों के अनुपात का एक महत्वपूर्ण कारक है लिंगानुपात। ये है लिंगानुपात का महत्व है जो है इसका, यह है कि अर्थव्यवस्था समाज के विकास में जो है सहायक है उसके अनुपात में। ठीक है, इसके साथ में आपको लिंगानुपात का जो ये दे रखा है, आपको ये फॉर्मूला दे रखा है, ये भी इसके साथ में आप लिख लो ताकि याद रहेगा आपको। ठीक है, ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। इसके आगे क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में लिंगानुपात कम होने के क्या कारण है। डायरेक्टली आपको हेडिंग पूरी दे रखी है लिंगानुपात कम होने का कारण, तो पूरा कंप्लीट आंसर लिखना है आपको कि भारत में लिंगानुपात जो है वह कम किस कारण से हो रहा है। तो वो आपको जितने सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, सारे जितने भी, वो सारे आपको लिखने हैं। आगे देखो, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात साक्षरता में वृद्धि होने के मुख्य कारण क्या रहे हैं। इसका भी आपको एज इट इज़ जो है दे रखा है। क्या था, भारत साक्षरता में वृद्धि होने के मुख्य कारण। ये दे रखा है आपका इसका आंसर। साक्षरता में वृद्धि और उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं अर्थव्यवस्था का प्रसार, साक्षरता का वृद्धि, नगरीकरण का स्तर, जीवन का स्तर, जातीय संरचना, जो जाति की संरचना है वो, समाज में स्त्रियों की स्थिति जो है वह भी समाज को प्रभावित करती है। हाँ, आपकी क्लास में ये वाला जो साक्षरता को प्रभावित करने वाला कारक है किसी को समझ में नहीं आया था, मैं आपको समझा देती हूँ। साक्षरता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, पहला कारण है अर्थव्यवस्था का प्रसार। ठीक है, दूसरा है नगरीकरण का स्तर बढ़ रहा है, जैसा कि मैं आपको पहले ये चीज़ें समझा चुकी हूँ। जीवन का स्तर भी बढ़ रहा है हमारा।
जाति की संरचना, समाज में स्त्रियों की स्थिति भी साक्षरता को प्रभावित करती है। मूल्य प्रणाली, हमारे जो वैल्यूज़ हैं उसकी प्रणाली, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता, यातायात, वैसे इसमें कुछ है नहीं इतना कुछ समझाने वाला। तकनीकी विकास का स्तर, सार्वजनिक नीति, इसमें आपको पूछा है कि साक्षरता की वृद्धि एवं प्रसार के प्रमुख कारण क्या, कि वृद्धि और प्रसार के क्षेत्र में जो है संपूर्ण सामाजिक आर्थिक अंतरक्रिया का परिणाम है साक्षरता की वृद्धि। जब ये सारे जो पॉइंट्स जो दे रखे हैं ना, अर्थव्यवस्था है, नगरीकरण है, जब इनमें अंतरक्रिया इनकी जो अंतर प्रक्रिया है, इससे इसके परिणाम के स्वरूप साक्षरता में वृद्धि हो रही है। बाकी का ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि नगरीकरण आपको पता है, अर्थव्यवस्था आपको पता है, जाति की संरचना आपको पता है, मूल्य प्रणाली पता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ विशेष समझाने वाला नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये वाला रहेगा, ये आपको लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, सन 2011 के अनुसार भारत में किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। तो 2011 की आपको इंडेक्स देखना है, भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है, तो उन राज्यों के नाम लिखना है। वैसे आपने जो है मैप बना रखा है, फिर भी अगर आपको मैप से वैसे मिल जाएगा इसका आंसर, और नहीं मिलता है तो इसमें आपको इंडेक्स भी दे रखी है, उससे आपको इसका आंसर जो है राज्यों के सारे इसमें नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या की संरचना का विश्लेषण कीजिए। जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, भारत की जनसंख्या की संरचना का विश्लेषण कीजिए, तो इस क्वेश्चन में क्या है, ओवरऑल आपका पूरा चैप्टर है। जो भी हमने इस चैप्टर में जो कि आयु संरचना पढ़ी है, ग्रामीण और नगरीकरण जनसंख्या पढ़ी है, साक्षरता पढ़ी है, ये सारी जो जनसंख्या से रिलेटेड जो भी हमने टॉपिक लिए हैं, धार्मिक संरचना, जाति संरचना, तो इसमें ओवरऑल पूरा जो है आपका ये पूरा जो चैप्टर से रिलेटेड सारे जो पॉइंट्स हैं वह सब कुछ आता है। तो आप इसमें क्या करना कि सारी जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस जो लाइनें रहती हैं वो इसकी संरचना के में लिखना है, क्योंकि ये पूरा जो जनसंख्या की संरचना में आपका पूरा चैप्टर आता है। इसका मतलब ये है कि पूरे चैप्टर को आपको इसका इसमें लिखना है आपको, ठीक है। तो जो भी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं इस चैप्टर के अंदर, उन सारे पॉइंट्स को जो भी इंपॉर्टेंट लाइनें रहती हैं वो इसमें लिखना है, एज इट इज़ नहीं लिखना है। मतलब कि आपको पूरा चैप्टर जो जितना आपको जैसा समझ में आया हुआ है पूरा चैप्टर, उसको संक्षिप्त रूप में लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। और अगला है, भारत में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के बदलते स्वरूप का विश्लेषण कीजिए, नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कारणों का विस्तार से समझाइए। तो ये जो है इसमें आपको ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या से रिलेटेड जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो लिखना है। साक्षरता के प्रतिरूप का विस्तार से, इसमें पूरा साक्षरता का जितना भी दे रखा है पूरे सारे लिखना है पॉइंट वाइज, ठीक है। साक्षरता को पूरा विस्तार से इसमें लिखना है आपको, साक्षरता के बारे में, ठीक है। पूरा जो हेडिंग है, हेडिंग से लेके लास्ट तक, भारत के मानचित्र में साक्षरता ये जो मैप जो है आप सिर्फ इसमें जो मैप बनाओगे 24वां क्वेश्चन का मैप बनाओगे साक्षरता प्रतिशत वाला, दूसरा मैप नहीं बनाना है आपको, ठीक है। तो ये जो चैप्टर था आपका 14 चैप्टर, इसके सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं आपके आप कर लेना, हो जाने चाहिए आपके। जहाँ समझ में नहीं आता है, जो क्वेश्चन नहीं मिलता है इसका आंसर, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगला चैप्टर था 15वां चैप्टर था, 15 चैप्टर में आपके क्वेश्चन आंसर देखो। जो भी आपको अतिलघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, अतिलघुत्तरात्मक क्वेश्चन आपको सेल्फ करने हैं 12 तक, ठीक है, सेल्फ ढूंढ के करने हैं। संसाधन संरक्षण से क्या अभिप्राय है, तो इसमें आपको संसाधन संरक्षण की जो डेफिनेशन है ये लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, संसाधनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। जो मैंने आपको जो डायग्राम मैंने बताया था, मैंने कहा था कि ये डायग्राम आपको लर्न करना है, वो पूरा डायग्राम इसमें आएगा संसाधनों के वर्गीकरण में, ठीक है, वो पूरा बनाना है। जैविक व अजैविक संसाधनों में अंतर, इसका आंसर जो रहेगा यहाँ से, ये उत्पत्ति के आधार पर जो पूरा ये दे रखा है ये पूरा आएगा इसमें, ठीक है। ये जैविक व अजैविक से यहाँ से लेके यहाँ तक करना है इसका आंसर, जैविक व अजैविक संसाधनों में अंतर, ठीक है। और जो ये मैंने इंडेक्स का बोला है, ये पूरा संसाधनों का वर्गीकरण इंडेक्स है। उस जो पहले वाला, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था जैविक अजैविक से पहले वाला क्वेश्चन, संसाधनों का वर्गीकरण, इसमें पूरा इंडेक्स आएगा इसमें। और जैविक अजैविक संसाधनों में अंतर जो होगा ये दोनों के बारे में लिखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
पोषणीय विकास किसे कहते हैं? पोषणीय विकास, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपकी क्लास में, आपको इसका आंसर उसमें मिल जाएगा, स्टूडेंट्स ने दिए हैं। नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधनों में अंतर। इसका आंसर है ये वाला, ये जो उपयोगिता के सत्यता के आधार पर है वो वाला। ये नवीकरणीय के बारे में लिखना है, ये अनवीकरणीय के बारे में लिखना है। ठीक है, इसका पूरा कंप्लीट आंसर लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, संसाधन का अर्थ, संरक्षण की आवश्यकता, समस्याओं और प्रकारों का विस्तार वर्णन कीजिए। लास्ट में जो पूरा आपको समझाया गया संसाधनों के बारे में, ये पूरा इसका आंसर रहेगा। संसाधन संरक्षण का टॉपिक जहाँ से शुरू होता है वहाँ से लेकर, यानी यहाँ से लेकर, इसका आंसर होगा आपका यहाँ तक। ठीक है, ये जो है इसका आंसर है निबंधात्मक क्वेश्चन जो है, संसाधन संरक्षण का अर्थ, आवश्यकता, समस्या, प्रकार का विस्तार। अगला जो है, संसाधन संरक्षण की विधियों पर एक लेख लिखिए। तो संसाधन संरक्षण की जो विधि है उसके बारे में आपको लिखना है। आप जब ये पूरा संसाधन संरक्षण पढ़ोगे तब इसमें आपको ये कुछ लाइनें मिलेगी जिससे आपको पता चलेगा कि संसाधन संरक्षण कैसे किया जा सकता है। जैसे कि एक पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि अगर मैं तांबे की जगह अगर इसको विस्थापित कर दूँ एल्यूमिनियम की जगह संसाधन संरक्षण के माध्यम से, तो ये जो क्या हो गया संसाधन संरक्षण का, संसाधन संरक्षण किस प्रकार किया जाए, क्या बन गई इसकी विधि। जब आप पूरा संसाधन संरक्षण करोगे ना तब आपको ये इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, अगला है संसाधनों के पोषणीय विकास पर अपने विचार। पोषणीय विकास का टॉपिक दे रखा है, पोषणीय विकास पर आपको लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा पोषणीय विकास के बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ यहाँ तक ही है। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं चैप्टर नंबर 14 और 15 के। आज के लिए इतना ही, जहाँ समझ में नहीं आता मुझसे पूछना है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।